असमारा जब रेस्टोरेंट से निकली तो उसका वजूद कांप रहा था। सर में हल्का हल्का होने वाला दर्द उसके ओसान खता करने को काफी था। वो चलते हुए सड़क के किनारे आई और वहां रुक गई। उसे अपना सांस अटकता हुआ महसूस हुआ। ये कैफियत अजीब थी। इर्द गिर्द से बेगाना होकर वो यूं ही अपनी सोचों में गुम थी। फिर उसकी नजर अपने हाथ में मौजूद पैसों पर पड़ी। असमारा ने शिद्दत अजियत से अपनी आंखें मींच लीं। एक बागी आंसू उसकी आंख से निकला और नकाब में जज़ब हो गया। वो हैरान थी कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। किस्मत कौन से खेल खेल रही है जो अब वो लोगों की मोहताज भी हो गई। वो इन्हीं सोचों में गुम इर्द गिर्द से बेखबर अपनी किस्मत पर शिकवा कुना थी कि एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके पास से गुजरी। वो इसी लम्हे होश में आई और आसपास देखा। अगर वो थोड़ा सा भी आगे खड़ी होती तो शायद किसी भी हादसे का शिकार हो जाती। असमारा ने हाथ के इशारे से एक टैक्सी को रोका और उसमें सवार होकर वहां से चली गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शाहजेब भाई ने किसी लड़की को पसंद किया है। भाई और किसी लड़की को देख भी लें, नामुमकिन। तहजीब लॉन में लगे झूले पर बैठी चिप्स खा रही थी, जबकि जावियार उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठा फोन में मसरूफ था। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, पर देर आए दुरुस्त आए। अच्छा हुआ भाई ने भी अपने बारे में सोचा, वरना मुझे तो डर था कि कहीं अबीरा फिर से भाई के पीछे ना पड़ जाए। जावियार ने उसी पोजीशन में बैठे जवाब दिया। नजरें अब भी फोन पर मरकूज थीं। कह तो तुम ठीक रहे हो, अभी भी मुझे अबीरा आपी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। देखा ना तुमने, जब से भाई वापिस आए हैं वो उनमें इंटरेस्ट ले रही है। तहजीब की बात सुनकर जावियार ने परेशानी के आलम में उसे देखा। लग तो मुझे भी यही रहा है, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं। अगर मैं वाकई अबीरा के इरादे ऐसे हैं तो हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। शादी तो भाई की उन रेस्टोरेंट वाली लड़की से ही होगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तहजीब भी मुतमईन हो गई और दोबारा चिप्स खाने लगी। जावियार जो उसे ही देख रहा था, यकदम उठा और उसके हाथ से चिप्स का पैकेट खींच कर बोला, इधर दो चिप्स। क्या हर वक्त कुछ ना कुछ खाती रहती हो? ऐसे चलता रहा तो फिर रुखसती तक तुम फूलकर गुब्बारा हो जाओगी। खामख्वाह सब मेरा मजाक बनाएंगे कि मुझे ये भैंस ही मिली थी शादी के लिए। तहजीब जो उसकी हरकत पर उसे हैरत से मुंह खोले देख रही थी, भैंस का लफ्ज सुनकर गुस्से से उठी और उसके सामने खड़ी हो गई। हाँ, तुमने मुझे भैंस कहा, जंगली बैल। और तुम भी हर वक्त मोबाइल पर ना घुसे रहा करो। ऐनक लग गई तो मेरी दोस्तें मेरा मजाक बनाएंगी कि मैं किस चश्माटू से शादी कर रही हूँ। और अगर तुम्हारी आंखों के नीचे हल्के भी पड़ गए तो मेरी तरफ से इनकार समझना, क्योंकि तुम तो अभी भी पागल लगते हो, फिर नशई भी लगोगे। तहजीब ने बात करते हुए अचानक उसके हाथ से फोन खींचा और वहां से भागने लगी। तुम भैंस नहीं, टिड्डी हो, समझी? फोन वापिस करो। जावियार भी उसके पीछे भागा। तुम भी गंदी नाली के मेंढक हो, मेरे चिप्स वापिस करो और जो तुमने खाए हैं उनका हिसाब दो। तहजीब ने घर के दरवाजे के पास खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, छी, कितनी गंदी हो तुम। सीधा नाली का मेंढक। अगर मैं नाली का मेंढक हूँ तो तुम मिसिज गंदी मेंढकी। अभी फोन वापिस करो, और मैंने नहीं खाए तुम्हारे चिप्स। ये देखो, वैसे ही हैं। जावियार ने जो ही अपने लिए मेंढक का लफ्ज सुना तो वहीं रुक गया और खुद को देखा। फिर तहजीब को घूर कर गुस्से से बात मुकम्मल की। आखिर में चिप्स का पैकेट दिखाना ना भूला। लेकिन तहजीब ने उसे मुस्कुरा कर देखा और कहा, खाए नहीं, छीने तो है ना? और तहजीब छीनी हुई चीजें वापस नहीं लेती। मुझे नए चाहिए हैं, और वो भी बहुत सारे। तहजीब ने हाथ फैला कर बताया। अच्छा, शाम को ला दूंगा, अभी तो फोन दे दो। जावियार ने हार मान ली। तो फोन भी शाम को ले लेना। वो इतना कहकर अंदर भाग गई। पीछे जावियार ने इस वक्त को कोसा जब उसने तहजीब से चिप्स खींचे थे। अब उसे पता था कि अगर फोन चाहिए तो चिप्स का हिसाब देना ही होगा। मिस्टर मेंढक की मेंढकी, तौबा है, कहाँ से लफ्ज निकाल कर बंदे की पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क कर देती है। जावियार ने दोबारा खुद के लिए मेंढक का लफ्ज दोहराया तो बेसाख्ता इस्तगफार कहकर अंदर की जानिब बढ़ने लगा और हाथ में मौजूद चिप्स मजे से खाने लगा। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खामोशी से खाना खाने में मसरूफ थे। इसी दौरान अबीरा भी वहां आ गई और बगैर सलाम किए खुद ही कुर्सी खींच कर बैठ गई। उसके आने की देर थी कि जावियार और तहजीब ने पहले
उससे फिर एक दूसरे को ना समझी से देखा, जैसे कहना चाह रहे हों कि अब ये यहाँ क्या कर रही है। अबीरा बेटा, तुम यहाँ अकेली आई हो, खैरियत है ना? माहिरा साहिबा सबकी नज़रों के मफ़हूम से वाकिफ़ थीं, इसलिए खुद ही अबीरा से सवाल पूछा। जी मोम, खैरियत है और ये मेरा भी घर है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ। मुझे नहीं लगता किसी को कोई एतराज़ होगा। अबीरा ने सामने पड़ी ट्रे उठाकर बिरयानी अपनी प्लेट में निकालते हुए कहा। अलबत्ता इशारा शाहजेब की तरफ था, जो इन सब बातों से लाताल्लुक बना खाने में मसरूफ़ था। वैसे शाहजेब, उस लड़की का क्या बना जिससे तुम कल मिलने गए थे? अबीरा की बात सुनकर शाहजेब का हाथ रुका। शाहजेब, अबीरा किस लड़की की बात कर रही है? हया साहिबा ने शाहजेब से पूछा तो शाहजेब ने मुस्कुराकर अपनी अम्मी को देखा। शाहजेब जानता था कि अबीरा जानबूझकर उसे तंग करना चाहती है, लेकिन वो मुतमईन रहा। वो लड़की असमारा मन्नत कमाल है। ताबी ने आपको बताया था ना कि वो भी कल उनसे मिली है। मैं उन्हें ही पसंद करता हूँ और कल आप उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगी। बाकी डिटेल्स में बाद में आपको बता दूंगा। शाहजेब ने तो सीधा सीधा बात ही ख़त्म कर दी। हया साहिबा ने इत्मीनान से इस बात में सर हिलाया तो शाहजेब दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। शाहजेब जानता था अबीरा को कहाँ चैन मिलने वाला है। वो ज़रूर कोई ना कोई उल्टी बात ज़रूर करेगी। वो उसे कुछ भी कहना नहीं चाहता था। अबीरा को अब शाहजेब पर गुस्सा आया, क्योंकि अभी तक शाहजेब ने उसे एक दफ़ा भी देखना तक गवारा ना किया। उसे अपनी तज़लील महसूस हुई। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि शाहजेब इतने आराम से उसे नज़रअंदाज कर देगा। ओह अच्छा, वैसे उस वक्त वो देखने में बड़ी हयादार लग रही थी। कैसी दोगली लड़की है। घर से अबाया पहनकर निकलती है, खुद को छुपाने का ढोंग करती है और बाहर लोगों को शक्ल दिखाती फिरती है। तौबा है, ऐसी लड़कियों ने ही मुआशरे को ख़राब करके रख दिया है। उसे तो शर्म करनी चाहिए। ऐसी लड़कियां। बस बहुत हो गया। अब एक और लफ्ज़ नहीं। सुना तुमने? अब एक और लफ्ज़ नहीं। वो कैसी लड़की है मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। तो उनके किरदार पर दोबारा बात करने की हिम्मत भी ना करना। जहाँ तक रही बात मेरी पसंद की और उसे देखने की, तो मेरा खुदा गवाह है, शाहजेब सुल्तान ने आज तक उसे नहीं देखा और ना ही फजूल की मुलाकातें की हैं। मैं औरों की तरह नहीं हूँ, ये बात याद रखना। वो पाक हैं और इस बात का गवाह मेरा खुदा है। मैं किसी और को उनके किरदार पर बात करने की इजाज़त कतई नहीं दूंगा। समझ में आई बात? अभी अबीरा मजीद अस्मारा के किरदार पर कुछ कहती कि शाहजेब की हिम्मत जवाब दे गई। वह फौरन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और पथरीले लहजे में अबीरा को चुप रहने को कहा। उसके लहजे की सख्ती सुनकर सब हैरान थे। ये वो शाहजेब तो हरगिज नहीं था जो हर बात चुप करके सुनता था। बचपन से लेकर अब तक उसने किसी से ऊंची आवाज में बात तक ना की थी। आज तक अबीरा ने मुतअद्दिद बार उसकी जात की तौहीन की, लेकिन उसने कभी अपने दिफा में एक लफ्ज नहीं कहा। लेकिन आज जब बात अस्मारा के किरदार पर आई तो उसने एक लम्हे में ही सबको सकते में डाल दिया। सब जानते थे कि ऊंची आवाज में बात करना शाहजेब की फितरत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं घर के बाकी नफूस को भी उसका अस्मारा के दिफा में बोलना अच्छा लगा। वो उससे मंसूब होने वाली थी और एक इज्जतदार और गैरतमंद शख्स खुद से जुड़ी औरत की इज्जत करता भी है और करवाना जानता भी है। अगर आज वो चुप रहता तो अबीरा को मजीद शय मिल जाती। दादा जान, कल आप सब उनके घर जाएंगे सिवाय अबीरा के। मैं किसी किस्म का फसाद नहीं चाहता, इसलिए बेहतर है कि मेरे मामले से कम अज़ कम इसे दूर ही रखा जाए। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात मानेंगे और कल अच्छी खबर ही लाएंगे। उसे एक लम्हा लगा था दोबारा अपने असल अंदाज में वापस आने के लिए। उसने कदरे धीमे लहजे में कहा तो उसकी बात सुनकर शाहजर साहब ने इस बात में सर हिलाया। उसके बाद वो वहां से चुपचाप चला गया। अबीरा के होते हुए उसके लिए यहाँ बैठना और सुकून से खाना खाना तो नामुमकिन ही था। आज एक बार फिर सिर्फ जिल्लत अबीरा का मुकद्दर बनी और ये मुकद्दर उसका अपना मुंतखब करदा था। उसके अंदर जल रही हसद की आग में इजाफा हुआ। उसका चेहरा जिल्लत और गुस्से के मिले जुले तासुरात से सुर्ख हो गया। वह गुस्से से उठी और कुर्सी को धक्का देकर निकल गई। पीछे सब तासुब से सर हिलाकर रह गए। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, खुदगर्ज और बिला वजह दूसरों का सुकून बर्बाद करने वाले। लेकिन इन सब में वो शायद भूल जाते हैं कि किसी को बर्बाद करने की चाह में आबाद वो भी नहीं रहेंगे। जाविर, ये भाई का कौन सा रूप था?
तहजीब ने जाविर को देखा जो मुस्कुरा रहा था। जो भी था कमाल का रूप था, मजा आ गया। यार क्या बेइज्जती की है अबीरा की, कमाल जबरदस्त। जावियार की बात सुनकर तहजीब भी मुस्कुराने लगी। ये सब हमारी भाभी असमारा मन्नत कमाल साहिबा का असर है। उनके तो नाम में ही कमाल है, मजा आएगा उनसे मिलकर। तहजीब ने कहते साथ ही दोबारा खाना खाना शुरू किया। मज़ा तो आएगा, लेकिन तुम अब मेरा फ़ोन वापस कर दो। तुम्हारे चिप्स के पैकेट तुम्हारे रूम में पहुंच चुके हैं। जावियार ने उसकी तरफ कदरे झुककर सरगोशी की। दोनों की आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि किसी दूसरे तक पहुंचना मुश्किल था। जो हुक्म आपका मिस्टर जावियार। वैसे बंदा फ़ोन को कम से कम लॉक ही लगा लेता है। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मेरे अलावा कोई और लड़की तो तुम्हें घास भी नहीं डालती। सीरियसली? मैं तो हैरान हूँ, एक भी लड़की का नंबर नहीं मिला मुझे, ना ही सोशल मीडिया पर कोई लड़की फ्रेंड थी। स्ट्रेंज। मैडम तहजीब, इसे स्ट्रेंज नहीं लॉयल्टी कहते हैं। जावियार सुल्तान की जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की है जो गैर से इसकी मनकूहा भी है। जावियार के फखरिया अंदाज में कहने पर तहजीब की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम्हारा फोन तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा है, वहां से ले लेना। जो हुक्म मिसिस जावियार। जावियार भी उसी के अंदाज में बोला और खाना खाने लगा। शाहजर साहब थोड़ा हैरान जरूर थे, लेकिन आज शाहजेब का यूं किसी लड़की के दिफा में बोलना उन्हें अच्छा लगा। वो सोच चुके थे कि जैसा शाहजेब चाहेगा वैसा ही होगा। हया साहिबा और शाहमीर साहब भी बेटे की खुशी में खुश थे। उनके लिए इतना ही काफी था कि शाहजेब अब उनके साथ रहेगा, इसलिए वो जल्द से जल्द उसकी शादी करवा कर अपनी मुकम्मल तसल्ली करना चाहते थे। पहले भी एक गलत फैसले की वजह से शाहजेब को तकलीफ पहुंची थी, और इस दफ़ा वो चाहते थे जैसा शाहजेब चाहे सब वैसा ही हो। जबकि सलमा साहिबा और शाहवेज साहब ने तो कल के लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी। शाहजेब था तो उनका भतीजा, पर उन्हें अपनी सगी औलाद की तरह प्यारा था। और जहाँ तक रही बात माहिरा साहिबा की, तो वो तो सिर्फ अबीरा के लिए परेशान थीं। आखिर माँ थीं, कैसे ना अपनी बेटी के बदलते रंग देखती। इसलिए उन्होंने उसे ज़बरदस्ती वापस भेजना चाहा, लेकिन वो तैयार ना हुई। आखिरकार उन्होंने मजबूरन फ़ाहद को फ़ोन करके पूछा तो उसने बताया कि अबीरा बिला वजह लड़कर यहाँ से गई है। असमारा बेटा नाश्ता कर लो, तुमने कल भी कुछ नहीं खाया था। सबा साहिबा उसे बुलाने के लिए आईं, जो बेड पर खामोशी से लेटी छत को घूर रही थी। अपनी अम्मी की आवाज़ सुनकर वो उठी और उनके साथ बाहर निकल गई। खत्म हो गई अना, मुझे तो लगा था अब तुम्हारी शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी। चलो अक्ल तो आ ही गई ना तुम्हें। चाचू दोबारा आ रहे हैं इस हफ्ते, तो जरा तमीज का मुजाहिरा करना। साद की नजर जो ही असमारा पर पड़ी तो उसने तंज करना जरूरी समझा और नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। डोंट वरी भाई, मैं आपके पैसों का कुछ नहीं खाऊंगी। मैंने अपना नाश्ता ऑर्डर कर दिया है और पैसे एक फ्रेंड से उधार ले लिए हैं। फिक्र नहीं करें, असमारा किसी का हिसाब नहीं रखती, तो आपका कर्ज भी जल्द उतार देगी। ये मेरा वादा है आपसे। आपकी मकरूज होकर तो हरगिज नहीं मरूंगी। और जहां तक बात रही रामिश भाई की, तो मेरी तरफ से कल भी इनकार था, आज भी इनकार है और हमेशा इनकार ही रहेगा। असमारा आराम से चलती हुई ऐन उसके सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। जिस हिसाब से आप रोजाना रामिश भाई का नाम लेते हैं, मुझे तो शक होने लग गया है कि इस शादी के पीछे भी आपका कोई अपना ही फायदा छुपा हुआ है। मेरी माने तो उनके ऊपर एक किताब भी लिख दे, बहुत फायदा होगा आपको। नाम क्या होना चाहिए किताब का? साद ने असमारा को देखा, जो सोचने के अंदाज में एक उंगली दांतों तले दबाए सामने पड़े कांटे को देख रही थी। हाँ, मिल गया। दी ग्रेट रामिश, या फिर मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ रामिश। वाह, मजा आएगा। कम से कम इस रामिश नामे से मेरी जान तो छूटेगी। साद ने असमारा की बात सुनकर गुस्से से प्लेट को दाई जानिब झटका दिया। बकवास बंद करो अपनी। उस दिन भी मैंने आपसे पूछा था कि कहाँ बंद करूं। जगह बताएंगे तो बंद करूंगी। असमारा ने मासूमियत से कहा तो साद को लम्हे भर के लिए वो पागल लगी। एक और बात, बहुत जल्द मैं आपकी जान छोड़ने वाली हूँ। बस चंद दिन बर्दाश्त करें, वरना। चूंकि असमारा की अम्मी किचन में चली गई थीं, इसलिए उसने खुलकर बात की। फिर लम्हा भर के तवक्कुफ के लिए रुकी और उसके चेहरे को बगौर देखा। साथ नासमझी से उसे देख रहा था। फिर वह कंधे उचकाकर दोबारा बोली, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, अलबत्ता आपका ही नुकसान है। तमीज तो अब मेरे अंदर से खत्म हो गई है। असमारा ने कांटा उठाकर साथ को देखा,
फिर कांटे को जोर से प्लेट में मारा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। साद उसकी हरकत पर गुस्से में आ गया और खड़ा हो गया। जाएगा भी नहीं और रस्सी अभी जली नहीं है। जिसने उसमें बल डाला था उसकी शिकस्त का नजारा जरूर देखेगी। असमारा इत्मीनान से कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गई और साद को मुस्कुरा कर देखा। यहाँ साद की बस हुई। अब उसे असमारा की मुस्कुराहट से कोफ्त होने लगी थी, क्योंकि उसे देखकर साद को लग रहा था कि साद की बातों का उस पर रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ। अभी वो मजीद कुछ कहती कि इतने में डोर बेल बजी। लगता है मेरा नाश्ता आ गया है। आप रुके, मैं अभी वापस आती हूँ, फिर यहीं से शुरू करेंगे। ओके। असमारा जल्दी से उठी और हाथ के इशारे से उसे वहीं रुकने का कहा। फिर दुपट्टा दुरुस्त करके बाहर की तरफ बढ़ गई। क्या हम कोई खेल खेल रहे हैं जो उसने मुझे रुकने का कहा? कहीं ये वाकई पागल तो नहीं हो गई? साद की सोचों में भी अब असमारा का ही रवैया गर्दिश कर रहा था। लेकिन साद ये नहीं समझा कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है, और असमारा की बर्दाश्त तो कब की खत्म हो चुकी है। अब वो पागल तो नहीं, अलबत्ता जहनी मरीजा जरूर बन गई है, जो सबके सामने हंसती मुस्कुराती बेफिक्र असमारा, जबकि अंदर से खोखली उदास और जिंदगी से आजिज असमारा है। ये बात असमारा को भी कल ही पता चली थी, जब शाहजेब से बात करने के बाद उसकी हालत हद से ज्यादा खराब होने लगी तो वो तंग आकर खुद ही डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चली गई। असमारा जब रेस्टोरेंट से निकली तो उसका वजूद कांप रहा था। सर में हल्का हल्का होने वाला दर्द उसके ओसान खता करने को काफी था। वह चलते हुए सड़क के किनारे आई और वहां रुक गई। उसे अपना सांस अटकता हुआ महसूस हुआ। ये कैफियत अजीब थी। इर्द गिर्द से बेगाना होकर वो यूं ही अपनी सोचों में गुम थी। फिर उसकी नजर अपने हाथ में मौजूद पैसों पर पड़ी। असमारा ने शिद्दत अजियत से अपनी आंखें मींच लीं। एक बागी आंसू उसकी आंख से निकला और नकाब में जज़ब हो गया। वो हैरान थी कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। किस्मत कौन से खेल खेल रही है, जो अब वो लोगों की मोहताज भी हो गई है। वो इन्हीं सोचों में गुम, इर्द गिर्द से बेखबर, अपनी किस्मत पर शिकवा कुना थी कि एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके पास से गुजरी। वो इसी लम्हे होश में आई और आसपास देखा। अगर वो थोड़ा सा भी आगे खड़ी होती तो शायद किसी भी हादसे का शिकार हो जाती। असमारा ने हाथ के इशारे से एक टैक्सी को रोका और उसमें सवार होकर वहां से चली गई। असमारा, क्या आपके साथ कोई फैमिली इशू है? मेरा मतलब कि घर में कोई मसला चल रहा है, या फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखकर प्रोफेशनल अंदाज में सवाल किया, जो नजरें झुकाए सामने रखे फूलों पर नजरें जमाए हुए बैठी थी। क्या मतलब डॉक्टर? क्या सब ठीक है? असमारा ने उनकी बात सुनी तो सर उठाकर न समझी से उन्हें देखा। उसे अजीब लगा, आखिर उसकी तबीयत का इन बातों से क्या ताल्लुक? नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है। मेंटल तो क्या, आपकी फिजिकल हेल्थ भी स्टेबल नहीं है। इस फील्ड में 30 साल का तजुर्बा है मेरा। आपको देख कर ही बता सकती हूँ कि आप जहनी दबाव का शिकार हैं। अगर कोई इशू है तो आप मुझे बता सकती हैं। शेयर करने से मसाइल का हल निकाला जा सकता है। डॉक्टर उसकी तरफ मुकम्मल तौर पर मतवज्जा हुई और दोस्ताना अंदाज में उसे खुद से बात करने के लिए कायल किया। नहीं डॉक्टर, सब ठीक है। उसने जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और अपने बैग पर गिरफ्त सख्त की। वो अपनी हालत किसी पर भी आश्कार नहीं कर सकती थी। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो मैं भी आपको फोर्स नहीं करूंगी। आप जितना भी छुपा लें, लेकिन आप एक लंबे अरसे से डिप्रेशन का शिकार हैं, और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। आपकी एज इतनी नहीं है कि आपका ब्रेन इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सके। आपके ब्रेन पर प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपको सुकून की ज़रूरत है, वरना कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने बगैर बात घुमाए फिराए उसे हकीकत बताई, जिसे सुनकर असमारा को अपना दिमाग माउफ होता हुआ महसूस हुआ। उसकी गिरफ्त अपने बैग पर मजीद मजबूत हुई। उसे इसी चीज़ का खौफ था। उसने बामुश्किल पूछा, क्या हो सकता है? वैसे तो मिस असमारा, पेशेंट को ये सब कुछ बताया तो नहीं जाता, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ इस वक्त हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और आप आई भी यहाँ पर अकेली ही हैं, तो इसलिए मैं आपको हकाइक से मुकम्मल तौर पर आगाह करना चाहूँगी। देखें मिस असमारा, अगर आपने स्ट्रेस लेना ना छोड़ा तो फिर आपको ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर, या फिर आपके ब्रेन की सडन डेथ भी हो सकती है, या इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। मेरा मकसद सिर्फ आपको इलाज के लिए तैयार करना है। आप मेरी माने तो किसी साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करें। ये कुछ मेडिसिन मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, आप बाकायदगी से लें और जितना हो सके खुश रहें।
स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर यू। डॉक्टर की बात सुनकर अस्मारा अफसोस से उठी और दवाइयों वाली पर्ची पकड़कर डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और बाहर निकल गई। वह जानती थी कि डॉक्टर उसे स्ट्रेस ना लेने का मशवरा दे तो रही है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ स्ट्रेस के इर्द गिर्द ही तो घूम रही है। घर वापस आने के बाद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये बात अपनी अम्मी को बताती, यानी ये मामला भी उसे अकेले ही बर्दाश्त करना था। और जो बातें साथ ने उसे अभी कही थी, उसके बाद तो उसे यकीन हो गया कि वो वाकई तन्हा है। आज उम्मीद की आखिरी डोर भी कट चुकी थी। असमारा ने अपनी अम्मी को बताया कि वो नाश्ता कमरे में बैठकर करेगी और वहां से सीधा कमरे में चली गई। अब उसे अपने बाबा से बात करनी थी, क्योंकि कोई और नहीं था जिससे वो बात कर सकती। बाबा, मैं अभी मरना नहीं चाहती। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी ब्रेन डेथ हो जाएगी अगर मैंने मजीद स्ट्रेस लिया तो। मैं क्या करूं? मुझे आप चाहिए हो, वो हमदर्द जो मेरे सारे दुख समझ सके, जिसके कंधे पर सर रख कर मैं रो सकूं। वो हमदर्द सिर्फ आप हो बाबा। मैं घुट घुट कर मर रही हूँ। अब रोज के ये झगड़े मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मुझे सुकून की ज़रूरत है जो इस दुनिया में मुझे मिलना नामुमकिन है। डॉक्टर कहती है खुश रहो, पर मैं क्या करूं? कैसे खुश रहूं? खुश रहने के लिए भी तो वजह चाहिए, पर मेरे पास कोई वजह नहीं। मुझे कोई खुश नहीं रहने देता। आई वॉन्ट यू बैक प्लीज़ बाबा, आई वॉन्ट यू बैक। अपने दिल की बात कागज़ पर लिखकर उसने डायरी बंद की और उसे गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि बामुश्किल उसके कानों तक पहुंच रही थी। दोपहर के वक्त अस्मारा के घर की डोर बेल बजी। आज 7 को भी ऑफिस से छुट्टी थी, इसलिए वो उठा और दरवाज़ा खोला। अभी वो दरवाज़ा खोला ही था कि उसे सामने कुछ लोग खड़े नजर आए। उसने उन्हें पहचानने की कोशिश की, मगर पहचान ना सका, क्योंकि उसने देखा जो पहली बार था। शाहजेब के दादा जान ने उसे यूं हैरत की मूरत बना देखा तो गला खनकार कर सलाम किया। साद की सोचों का तसलसल टूटा तो उसने खुशदिली से सलाम का जवाब दिया। साद हैरान तो अभी भी था, क्योंकि हुलिये से वो लोग इस एरिए के लग तो नहीं रहे थे। साद ने नासमझी से उन्हें देखा। वो उसकी आंखों में छुपे सवाल को समझ गए। उन्होंने अंदर आने की इजाज़त चाही। साद ने मुस्कुराकर उन्हें रास्ता दिया। पहले शाहजर साहब, पीछे हया और सलमा साहिबा और उनके पीछे शाह मीर और शाहवेज साहब भी अंदर दाखिल हो गए। अभी साद दरवाज़ा बंद करने ही लगा कि उसे सामने बहुत से मुलाजमीन अंदर आने की इजाज़त के लिए मुंतजिर खड़े दिखे। वो ठटका, मामला उसे गड़बड़ लगा। मुलाजिम फूलों के गुलदस्ते, मिठाई के डिब्बे, फलों की टोकरियां और बहुत से शॉपिंग बैग उठाए मुअद्दब अंदाज में उसी की जानिब इजाज़त तलब नज़रों से देख रहे थे। साद ने सोचा शायद ये किसी गलत घर में आ गए हैं। खैर, उसने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया और खुद वहीं खड़ा हो गया ताकि उनके वापस आने के बाद दरवाज़ा बंद कर सके। काफ़ी देर गुजर गई, लेकिन मुलाजिमों की कतार थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब साद की हिम्मत जवाब दे गई, क्या ये लोग पूरा मॉल ही खरीद कर ले आए हैं? मगर आए क्यों हैं? साद समझ ना सका। जब मुलाजिम बाहर निकलने लगे तो उसने तंग आकर पूछा, कुछ रह गया है क्या? मुलाजिमों ने नफ़ी में सर हिलाया तो साद ने शुक्र का कलमा पढ़ा। चलो, सामान ख़त्म तो हुआ। अभी साद दरवाज़ा बंद करने ही लगा कि एक मुलाजिम भागता हुआ आया। रुको साहब, ये मिठाई की टोकरी वहीं रह गई थी। ए मैनू रख लैंदे हो, फिर तुसी दरवाज़ा बंद कर लियो। मुलाजिम ने आधी उर्दू के बाद पंजाबी ठोकी और हाँफता हुआ वहीं खड़ा हो गया। साद ने गुस्से से उसके हाथों से भारी भरकम मिठाई की टोकरी, नाम की टोकरी हकीकत में टोकरा, पकड़ा और गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उसे चलने में मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन पूरा जोर लगाकर वो चलने की हिम्मत करने लगा। उसका रुख लाउंज की जानिब था ताकि मामला समझ सके। जब उसने लाउंज में कदम रखे तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। लाउंज इन चीज़ों से भर चुका था। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कुछ तो होने वाला है। उसने वो टोकरी भी वहीं रख दी और सोफे पे बैठ गया। लाउंज में होने वाली खटपट की आवाज़ सुनकर सबा साहिबा भी बाहर आ गईं। पहली नज़र उनकी लाउंज में पड़े सामान पर गई, लेकिन जब उन्होंने इतने सारे अजनबी चेहरों को देखा तो थोड़ा हैरान हुई। फिर हैरत पर काबू पाकर उन्होंने उन्हें बैठने का इशारा किया। आप लोग कौन हैं? मैंने पहचाना नहीं। कुछ देर की खातिर तवाज़ा के बाद वो लोग असल मुद्दे की तरफ आ गए। देखें बहन, हम आपकी बेटी अस्मारा का रिश्ता लेने आए हैं, अपने शाहजेब के लिए।
शाह मीर साहब के कहने की देर थी। साथ जो खामोशी से बैठा उनकी यहाँ मौजूदगी को गलत समझ रहा था, फौरन सीधा हुआ और बोल पड़ा, पर उसका रिश्ता तो हो चुका है। बरखुरदार जरा आराम से। जहाँ तक हम जानते हैं ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ, वरना हम कभी ना आते। शाहजर साहब ने मामला बिगड़ता देखा तो अपनी बारोब आवाज में बोले, जी ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं। असमारा का कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ, अभी हाल ही में तो उसने एंटर किया है। ये सिर्फ असमारा के चाचू की एक ख्वाहिश थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आप बताएं, आपने असमारा को कहाँ देखा? असमारा की अम्मी ने थी लफ्ज पर जोर देकर साथ को खामोश रहने का इशारा किया, जो नजरों का जाविया ही बदल गया। कुछ दिन पहले देखा था, बहुत प्यारी बच्ची है, हमें अपने शाहजेब के लिए पसंद आ गई तो सोचा आपसे उसका रिश्ता मांगने आ जाएं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। अगर वो कहती कि शाहजेब असमारा को पसंद करता है तो असमारा के किरदार पर भी उंगलियां उठ सकती थीं, इसलिए उन्होंने बात बड़ों तक महदूद रखी। जी मुझे क्या एतराज होगा, एक ना एक दिन तो हमें उसका फर्ज अदा करना ही है। सबा साहिबा ने साद को देखा, जिसके चेहरे पर नागवारी थी। आप बुलाएं ना, कहाँ है असमारा? इस दफा जावियार की अम्मी ने बात की। जी अभी बुला कर लाती हूँ। सबा साहिबा उठी और असमारा के कमरे में गईं, जो बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। उन्होंने उसे बाहर आए मेहमानों का बताया तो असमारा को लगा शायद शाहजेब की फैमिली होगी, क्योंकि शाहजेब ने कल रात उसे फोन करके अपने घर वालों की आमद की इत्तला दे दी थी। असमारा ने दुपट्टा सेट किया और अपनी अम्मी के साथ बाहर आई। हया साहिबा ने जब सादा सी शलवार कमीज में मलबूस सलीके से सर पर दुपट्टा ओढ़े एक लड़की को आते देखा तो फौरन मुस्कुरा उठी। अस्सलाम वालेकुम। असमारा ने आते ही सबको सलाम किया और शाहजर साहब के सामने सर झुकाकर अदब का मुजाहरा किया। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा, यूं वो बारी बारी सबसे मिली। सलमा साहिबा तो असमारा की फर्माबरदारी पर ही फिदा हो गईं। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, इतनी सादा, इतनी फर्माबरदार, मैं तो फिदा हो गई हूँ इस बच्ची पर। सलमा साहिबा ने उसे अपने साथ बिठाया। बस बहन आप हाँ कर दे, हम बात पक्की करके ही जाएंगे। शाह मीर साहब के कहने की देर थी। सबा साहिबा ने असमारा के चेहरे को गौर से देखा, जैसे उसके चेहरे से उसकी रजामंदी मालूम कर रही हो। मुझे कोई एतराज नहीं, आप जब चाहें असमारा को रुखसत करके ले जा सकते हैं, ये अब आपकी अमानत है। उन्होंने बगैर बात घुमाए फिराए असमारा को उन्हें सौंप दिया। साद जो टांग पर टांग चढ़ाई बैठा उनके यहाँ से जाने का इंतजार कर रहा था। अपनी माँ की बात पर उसे झटका लगा। उसने अपनी माँ को हैरत से देखा, जिन्होंने आधा घंटा पहले मिले लोगों को असमारा के रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, बगैर कुछ जाने। लेकिन अम्मी इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब है कि ना हमने अभी लड़के से मुलाकात की है, ना ही हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। इनसे भी अभी हमारी पहली मुलाकात थी, तो फिर कैसे? साद ने दबी दबी आवाज में एहतजाज करना चाहा। सबा साहिबा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। वो आज उसकी कोई बात सुनने वाली नहीं थी। लोगों की पहचान है मुझे, और मैं जो फैसला करूंगी अपनी बेटी की भलाई के लिए ही करूंगी। तुम बेफिक्र रहो, और ये लोग जितने सलीके वाले हैं, यकीनन इनका बेटा भी ऐसा ही होगा। बरखुरदार सुल्तान इंडस्ट्रीज का नाम सुना है तुमने? शाहजर साहब की बात सुनकर साद ने असबात में सर हिलाया। जी सुना है, इनफैक्ट उनका शुमार तो मुल्क की मशहूर इंडस्ट्रीज की फहरिस्त में सफ़े अव्वल में होता है। हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है, लेकिन बहुत ही कम लोग उनसे मिल पाते हैं। दे आर ब्रिलियंट। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? साद की बात सुनकर शाहवेद साहब ने मुस्कुराकर उसे देखा। तारीफ के लिए शुक्रिया, शायद हमारे बारे में इतना जानना काफी होगा। साद ने उनकी बात सुनी तो सदमे में चला गया। मुल्क के जाने माने बिजनेसमैन, जिनका बिजनेस न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में फैला हुआ है, वो खुद उसके घर आए हैं। चले फिर, अब से असमारा बेटी हमारे सुल्तान की हुई। शाहजर ने उठकर असमारा के सर पर हाथ रखा, लेकिन शाहजेब की बजाय सुल्तान का नाम सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ा। तो क्या ये शाहजेब की फैमिली नहीं है? लेकिन आप तो शाहजेब के रिश्ते के लिए आए थे ना? असमारा के सवाल को सबा साहिबा ने जुबान दी। उनकी बात सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगे। जी वो बाबा जान शाहजेब को प्यार से सुल्तान कहकर बुलाते हैं। शाह मीर साहब ने वजाहत दी तो असमारा का अटका सांस बहाल हुआ। फिर हया साहिबा ने उसे अंगूठी पहनाई और उसकी पेशानी पर बोसा दिया।
बस अब आप हमें निकाह की तारीख भी दे ही दें। अब साद को लगा वो कोई ख्वाब ही देख रहा है। कुछ देर पहले सुल्तान इंडस्ट्रीज के ओनर उसके घर आए। उसकी अम्मी ने आधे घंटे में ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी और अब निकाह की डेट भी फिक्स हो रही थी। क्या ये कोई मजाक हो रहा है? वो सोच ही सका। जी जरूर, मैं भी लंबे अरसे तक चलने वाली मंगनियों के हक में नहीं। इस जुमा को निकाह की तारीख कैसी रहेगी? शाहजर साहब ने मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाया। फिर सबा साहिबा ने मिठाई प्लेट में निकाल कर सबका मुंह मीठा करवाया। बहन, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? ख्वामख्वाह इतना तकल्लुफ़ किया आपने। अभी तो जल्दी जल्दी में यही सब अरेंज हुआ, वरना हमारा इरादा तो मज़ीद बहुत कुछ करने को था। साद ने एक लाउंज में रखे सामान को एक नज़र देखा। ये अभी जल्दी जल्दी में अरेंज हुआ है तो हमारा पूरा घर भर गया है। अगर ये लोग मुतमईन होकर तैयारी करते तो फिर क्या बनता हमारा? अब मैं चाचू को क्या जवाब दूंगा? अम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं? कुछ सोच साद, कुछ सोच। साद ने अफसोस से अपने बालों में हाथ फेरा। बेटा, आपको निकाह की तैयारियों के लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। निकाह सादगी से ही होगा और तमाम इंतज़ामात हमारे ज़िम्मे हैं। शाहज़र साहब ने हतमी अंदाज में हुक्म सुनाया तो सबा साहिबा ने भी हामी भर ली। शाहजेब के घर वालों के जाने के बाद साद ने अपनी अम्मी के पास खड़ा हुआ और दिल की भड़ास निकालना शुरू की। वो इतनी देर से यही सोच रहा था, आखिर उसकी अम्मी यूं कैसे किसी और के साथ असमारा की शादी तय कर सकती हैं। उनका छोटा सा तारुफ ही उसके सामने साद की जुबान बंद करवा गया। साद ने सोचा, क्यों इन लोगों के सामने बोलकर अपना नुकसान करवाना? अगर इन लोगों ने उसे गायब करवा दिया तो उसका एक बाल भी नहीं बचेगा। तो बेहतरी इसी में है कि उनके जाने का इंतजार किया जाए। ये क्या किया है आपने? अब क्या जवाब देंगे हम रिश्तेदारों को? बताएं जरा। लेकिन सबा साहिबा ने एक लफ्ज़ भी ना बोला और टेबल समेटने लगी। अब खामोश क्यों हैं? बोलें भी, जवाब दें ना। जान न पहचान यूं ही असमारा का रिश्ता कर दिया आपने। थोड़ा सोचना तो चाहिए था ना। इतने अमीर लोग आखिर हमारे घर रिश्ता लेने क्यों आएंगे? अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मेरी तरफ से कोई उम्मीद ना रखिएगा। साद की बात सुनकर उनका बर्तन समेटता हाथ रुक गया। उन्होंने साद को देखा, फिर दोबारा अपने काम में मशगूल हो गईं। उम्मीद की बात तो बेटा जी आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आज तक किसी मामले में आपने मेरी बेटी का भला नहीं सोचा तो आगे भी इस मेहरबानी की ज़रूरत नहीं। उससे दूर ही रहिएगा। मेरी बेटी जाने और मेरा अल्लाह। अब दोबारा मैं ये बात नहीं सुनूंगी। वो ट्रे उठाकर किचन की तरफ बढ़ गईं। साद भी उनके पीछे किचन में दाखिल हुआ। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग तो यही कहेंगे ना कि भाई ने बहन का रिश्ता करने से पहले छानबीन नहीं की थी। उंगलियां तो मुझ पर उठेंगी। इसलिए अभी के अभी उन लोगों को मना करें। रामिश अच्छा लड़का है, वो ख्याल रख लेगा अस्मारा का। साद स्लेब के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। सबा साहिबा ने गुस्से से ट्रे सिंक में पटक दी और उससे मुखातिब हुई। तुम्हें एक दफा बात क्यों समझ में नहीं आती? ना का मतलब ना होता है। अस्मारा मेरी बेटी है, उसके मामले में मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हारी नहीं। और जहां तक बात रही शाहजेब के घर वालों की, तो इतनी पहचान है मुझे कि लोगों को देखकर अंदाजा लगा सकूं कि वो सही हैं या गलत। इन 2 घंटों में मुझे जितने बा इखलाक वो लोग लगे हैं, यकीनन उनका बेटा भी उतना ही बा इखलाक होगा। कम से कम वहाँ कोई अस्मारा को तुम्हारी तरह ताने नहीं देगा, उसका खाना बंद नहीं करेगा, उसे टॉर्चर नहीं करेगा और ना ही उसकी ज़िंदगी उस पर तंग करेगा। तो बेहतर है जो हो रहा है होने दो। सबा साहिबा ने हर मुमकिन कोशिश की कि साद को अपने किए पर शर्मिंदगी हो जाए, लेकिन जब उन्होंने साद की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार ढूंढने से भी ना दिखे। उन्होंने अफसोस से उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया और जाने लगी। फिर कुछ सोचकर रुकीं और दोबारा उससे मुखातिब हुईं। साद, तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो तुम्हारी जान छूट रही है अस्मारा से। अब जो चंद दिन उसके यहाँ रह गए हैं उसे चैन से रहने दो। वैसे मुझे तुमसे किसी अच्छे काम की उम्मीद तो नहीं। इसे एक माँ की इल्तिजा ही समझ लेना, बख्श दो उसे। सबा साहिबा के जाने के बाद साद ने गुस्से से वहां रखा गिलास जमीन पर दे मारा और कमरे में चला गया। साद ने हमेशा अस्मारा से सिर्फ बेजा नफरत की। इस काम में रामिश ने भी उसका भरपूर साथ दिया। साद ने बचपन से ही रामिश और अस्मारा के मामले में ये सोचकर इंटरफेयर ना किया कि बड़ी होकर अस्मारा उसी की जिंदगी में शामिल होगी। अच्छा है वो अभी से उसे खुद से डरा धमका कर रख रहा है। लेकिन अब साद जैसे इंसान के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी।
कि असमारा का रिश्ता कहीं और तय हो चुका है, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। उसका बस चलता तो असमारा को अपनी मर्जी के खिलाफ सांस भी ना लेने देता। मगर वो भूल रहा था, अल्लाह जालिम की रस्सी दराज जरूर करता है, लेकिन खुली नहीं छोड़ता। जब वो रस्सी खिंचती है तो जालिम मुंह के बल ऐसा जमीन पर गिरता है, फिर पछतावे के सिवा उसके हाथ कुछ नहीं आता। वो अल्लाह तो किसी के एक आंसू का हिसाब भी लिए बगैर उसे नहीं छोड़ता। यहाँ तो एक जीते जागते इंसान पर जिंदगी तंग करके उसे पल पल तड़पाया गया था। हया और सलमा साहिबा ने घर आते ही शाहजेब को खुशखबरी सुना दी कि वो असमारा के घर वालों से न सिर्फ रजामंदी लेकर आए हैं, बल्कि निकाह की डेट भी फिक्स करके आए हैं। शाहजेब जानता था ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन वो हकीकी मायनों में खुश हुआ, और इस खुशी की वजह उसे खुद भी या तो मालूम नहीं थी, या वो जानकर भी अनजान था। तहजीब सबका मुंह मीठा करवाने लगी। इतने में उसे अबीरा सीढ़ियों से उतरती हुई नजर आई। सलमा साहिबा की नज़र जब अबीरा पर पड़ी तो उनके जहन ने फौरन अबीरा और असमारा का मुवाजना किया। कहाँ वो इतनी भोली भाली मशरकी लड़की, और कहाँ ये अनापरस्त और घुमंडी लड़की। बेशक अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। उनके मुंह से ये अल्फाज सरगोशी नुमा अंदाज में निकले, जबकि हया साहिबा भी इनका मतलब समझ चुकी थीं। वो भी बोल पड़ी, बेशक अल्लाह हमारा अच्छा हमसे बेहतर जानता है। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगी। ज्यों ही अबीरा नीचे उतरी, तहजीब ने फौरन मिठाई उसकी तरफ बढ़ाई। क्या हुआ, किस खुशी में मिठाई खिला रही हो? अबीरा ने प्लेट से बर्फी का टुकड़ा उठाया। अबीरा के पूछने की देर थी, तहजीब ने मिठाई की ट्रे मेज पर रखी और उसके गले लग गई। अबीरा, अभी फाइनली शहजेब भाई का रिश्ता पक्का हो गया है, और इस जुमा को निकाह भी है। तहजीब ने बात मुकम्मल करके दोबारा मिठाई की प्लेट उठाई और खाने लगी, जबकि अबीरा ने अपने हाथों में पकड़े बर्फी के टुकड़े को नफरत से देखा और प्लेट में रखकर वापस जाने लगी। धोखेबाज इंसान, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। अबीरा ने शाहजेब को धोखेबाज कहा तो उसके दिल से आवाज आई, कैसा धोखा? धोखेबाज तो तुम हो। बचपन की मंगनी तुमने तोड़ी, बिला वजह शाहजेब की जात की तजलील तुमने की। शाहजेब से मंसूब होने के बावजूद फहद से शादी तुमने की। उसने तो कुछ नहीं किया और ना ही कभी कोई शिकवा किया। अब उसे क्यों बुरा कह रही हो? दिल की बात पर चंद पल के लिए ही सही उसे अपना आप कसूरवार लगा, लेकिन उसी वक्त उसने अपने दिल की नफी की और कहा, तो क्या हुआ, अब मुझे रियलाइज हो तो गया है, वही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था। मैं गलती सुधार लूंगी। वो भी तो कह रहा है 2 साल से इस लड़की को पसंद करता है, तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? अबीरा ने दिमाग की बात पर फौरन हामी भरी। हाँ, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मेरे पास आना होगा। वो नखवत से बोली और वहां से वॉकआउट कर गई। सबा साहिबा असमारा के कमरे में बैठी थीं, जबकि असमारा का सर उनकी गोद में था। अम्मी, आपने इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दी? मतलब आप तो उन्हें जानती भी नहीं। असमारा ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़कर कहा तो वो मुस्कुरा दी। बेटा, कल जब आप फोन पर शाहजेब से बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया, इसलिए मुझे पता था कि आज उसके घर वाले जरूर आएंगे। असमारा घबराहट का शिकार हो गई। पता नहीं उन्होंने क्या क्या सुन लिया होगा, और वो उसके बारे में क्या सोच रही होंगी। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं, कल वो शाहजेब। सबा साहिबा ने उसकी बात बीच में काट दी। मुझे पता है, और मैंने कुछ गलत नहीं सोचा तुम्हारे बारे में। फिक्र नहीं करो, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मुझे तुम्हारी खुशी हर चीज से बढ़कर अजीज है। उनकी बात सुनकर असमारा मुस्कुराई। थैंक यू अम्मी, मुझे समझने के लिए। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा खुश है तो मुझे और क्या चाहिए। सबा साहिबा ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया तो चंद पल के लिए असमारा अपने सारे गम भूल गई। असमारा, कल हया साहिबा तुम्हें निकाह की शॉपिंग करवाने के लिए लेने आएंगी। ठीक है अम्मी, चलो मैं चलती हूँ, तुम सो जाओ। सबा साहिबा जाने लगी तो असमारा ने उनका हाथ पकड़ लिया। अम्मी, आप मेरे पास ही सो जाएं प्लीज। क्यों नहीं बेटा? सबा साहिबा ने आज इतने सालों के बाद असमारा के चेहरे पर इत्मीनान देखा। उन्हें लगा शायद ये इत्मीनान शाहजेब के साथ मंगनी की वजह से है, पर हकीकत में असमारा खुश इसलिए थी कि वो जल्द साद को इसके पैसे लौटा देगी, और इसके चेहरे पर सुकून अपनी अम्मी के इतने प्यार की वजह से था। यही तवज्जो तो उसे चाहिए थी। अम्मी, आप मुझे कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाएं। असमारा ने बच्चों की तरह मुंह बनाया। लेकिन तुम अब बड़ी हो गई हो, अब भी स्टोरी सुननी है? सुनाए ना, मैं आपके लिए तो बच्ची ही हूं ना। असमारा बस जिद हुई।
ٹھیک ہے، میں سناتی ہوں۔ انہوں نے دوبارہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آج اسمارا کا دل کر رہا تھا کہ وہ ان کے پاس رہے۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا یہ سکون اب بس عارضی ہی ہے، پھر وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ اس کی امی اسے کہانی سنا رہی تھی کہ اتنے میں وہ سو گئی۔ اس کے چہرے کا سکون دیکھ کر اس کی امی نے اس کے اچھے نصیبوں کے لیے دعا کی، پر ہر دعا کی قبولیت کا بھی تو ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اگلی صبح کا سورج اپنے ساتھ کئی لوگوں کے لیے زندگی کی ایک نئی امید تو ساتھ ہی کئی لوگوں کے لیے نئی آزمائشیں لے کر افق پر جلوہ افروز ہوا۔ اسمارا بھی صبح اٹھی اور فریش ہو کر باہر گئی۔ معمول کے مطابق آج سعد ٹیبل پر موجود نہیں تھا۔ اسمارا نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج اسے دوبارہ اس کی باتیں نہیں سننا پڑیں گی۔ اس نے آج بھی ناشتہ باہر سے آرڈر کیا۔ اس کی امی اسی بات پر مطمئن تھیں کہ وہ ناشتہ کر تو رہی ہے، اس لیے انہوں نے بھی زیادہ زور نہ دیا۔ ناشتے کے بعد وہ تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ 11 بجے کے قریب شہزیب کی امی اور چچی اسے لینے کے لیے اس کے گھر آئیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ اسمارا نے مسکرا کر انہیں سلام کیا تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ اس وقت عبائے میں ملبوس تھی۔ پنک اور بلیک کلر کے سٹولر سے اس نے نقاب کیا تھا، جبکہ ایک کندھے پر بلیک کلر کے آرٹیفیشل فلاورز سے سجا بیگ پہنا ہوا تھا۔ وہ انہیں بہت پیاری لگی۔ انہوں نے فوراً ماشاءاللہ کہا۔ بہن ہمارا بس چلے تو اسمارا کو بھی رخصت کروا کر لے جائیں۔ سلمیٰ صاحبہ نے پیار سے اسمارا کو گلے لگا کر کہا۔ صبا صاحبہ ان کے خلوص کی قائل ہو گئی۔ جی ضرور، جب آپ کا دل کرے لے جائیے گا، اب یہ آپ کی ہی امانت ہے۔ کچھ دیر کی گپ شپ کے بعد اسمارا ان کے ساتھ نکاح کا جوڑا لینے چلی گئی۔ وہ لوگ 2 سے 3 جگہوں پر جا کر دیکھ چکے تھے پر انہیں کوئی جوڑا پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک شاپنگ مال میں موجود تھے جب حیا صاحبہ کو شاہ میر صاحب کی کال آ گئی۔ بیٹا مجھے ایک ضروری کال سننی ہے تو آپ پلیز ڈریس دیکھیں، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ جی آنٹی، اسمارا نے ڈریس دیکھتے ہوئے کہا۔ کافی دیر گزر گئی پر جب حیا صاحبہ واپس نہ آئیں تو سلمیٰ صاحبہ کو فکر لاحق ہوئی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے ان کے پیچھے جانا مناسب سمجھا۔ اسمارا ایک ڈریس دیکھنے میں مصروف تھی، اس لیے اسے سلمیٰ صاحبہ کی غیر موجودگی کا احساس ہی نہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد اسمارا مسکرا کر سلمیٰ صاحبہ کو ایک ڈریس دکھانے کے لیے پلٹی۔ آنٹی یہ کیسا ہے؟ لیکن پیچھے تو کوئی تھا ہی نہیں۔ سلمیٰ آنٹی کہاں گئیں؟ ابھی تو یہاں ہی تھیں، شاید باہر ہوں گی۔ اسمارا کے ذہن میں خیال آیا تو وہ فوراً باہر کی طرف بڑھی۔ کہاں ڈھونڈوں، میں تو فون بھی نہیں لائی، اوپر سے یہ شاپنگ مال بھی اتنا بڑا ہے، پتہ نہیں باہر جانے کا راستہ کہاں ہوگا۔ اسمارا پریشانی کے عالم میں ارد گرد دیکھ رہی تھی، لیکن اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ خیر کافی سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ شاپنگ مال سے باہر نکل کر ان کا انتظار کرے گی۔ جب وہ باہر نکلیں گے تو انہیں آسانی سے ڈھونڈ لے گی، اگر وہ یوں ہی ادھر ادھر گھومتی رہی تو انہیں ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔